मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे आप जान रहे हैं कि लॉकडाउन में जो है ऑनलाइन क्लासेस जो है चल रहा है और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो है वार्षिक परीक्षा 2020 में विद्यालय में अंजलि पटेल ने जो है हाई स्कूल में 88.16% और जो है इंटर में तनुजपाल सिंह ने जो है 82.40% प्राप्त कर विद्यालय में जो है सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। तो हम पढ़ेंगे आज अध्याय 3 धातु और अधातु के भाग 2 में अयस्क से शुद्ध धातु कैसे प्राप्त करते हैं। तो अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की जो है 3 विधियाँ हैं, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, प्लेन फ्लाउन विधि और चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो हम जानेंगे कि अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करना में सबसे पहले जो है हम अयस्क का सांद्रण यहाँ पर पढ़ेंगे। अयस्क का सांद्रण, अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण क्या होता है? जब किसी भी अयस्क में से अशुद्धियों को बाहर निकालने की क्रिया को ही हम अयस्क का सांद्रण कहते हैं। इसके सांद्रण की 3 विधियां हैं, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, प्लेन फ्लाउन विधि और चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो सबसे पहले पढ़ेंगे गुरुत्वीय पृथक्करण विधि क्या होती है। यह विधि जो होती है अयस्क की, अयस्क जो होता है उसके अशुद्धियों के आपेक्षिक जो है घनत्व पर निर्भर करता है। इस विधि में जो है भारी अयस्कों का जो है सांद्रण किया जाता है। पहले अयस्क को जो है जल की धारा में जो है धोया जाता है और अशुद्धियां जो है जल के साथ जो है बाहर निकल जाती हैं और भारी अयस्क जो होते हैं वह जो है बेदी में बैठ जाते हैं। इस विधि द्वारा फेरिक ऑक्साइड और 3 स्टोन अयस्कों का जो है सांद्रण किया जाता है। दूसरा जो होता है प्लेन फ्लाउन विधि क्या होती है। प्लेन फ्लाउन विधि जो होती है यह विधि जो है हल्के अयस्कों के सांद्रण के लिए प्रयोग की जाती है, जिसमें किसी भी अयस्क को जो है जैसे किसी भी अयस्क को जो है द्रव में जो है द्रव या जल में जो है घोला जाता है। तो ये विधि जो है मुख्य रूप से जो है सल्फाइड अयस्कों के लिए जो है प्रयोग होती है। सल्फाइड अयस्कों के लिए प्लेन फ्लाउन विधि का हम प्रयोग करते हैं। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जो है विधि का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले जो है एक पात्र में चीड़ का तेल या पोटेशियम जेनथेट का जो है विलयन ले लेते हैं। चीड़ का तेल या पोटेशियम जेनथेट का जो है विलयन ले लेते हैं। ऊपर से जब हम गर्म वायु प्रवाहित करते हैं, गर्म वायु प्रवाहित करते हैं तो जो अयस्क होते हैं वे जो है चीड़ के तेल या पोटेशियम जेनथेट में जो है पूर्ण रूप से जो है घुल जाते हैं। पूर्ण रूप से घुलने के बाद जो है जब ये गर्म करते हैं ये झाग के रूप में जो है ऊपर आ जाते हैं और जो अशुद्धियाँ जो होती हैं वह जो है तेजी में बैठ जाती हैं। तो इस विधि द्वारा जो है कॉपर, टीन और लेड आदि धातुओं का जो है अयस्कों का हम सांद्रण करते हैं। तो ध्यान देंगे प्लेन फ्लाउन विधि में क्या होता है कि अशुद्धियाँ जो होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं, अशुद्धियाँ जो है नीचे बैठ जाती हैं। तो ध्यान देंगे इस विधि में सबसे पहले इस विधि का उपयोग जो होता है
सल्फाइड अयस्कों के लिए किया जाता है। इसमें एक जो है पात्र में चीड़ के तेल या पोटेशियम जेनथेट का जो है विलयन लेते हैं, ऊपर से जो है गर्म वायु जब प्रवाहित करते हैं तो जो ये जो जल जो अशुद्धियाँ जो होती हैं वह जल में घुलती हैं और अयस्क जो होता है वह द्रव में घुलता है। जब गर्म करते हैं तो फ्लेम के रूप में जो है अयस्क जो होते हैं उसके सतह पर चले आते हैं, इसीलिए इस विधि को हम जो है फ्लेम फ्लावन विधि कहते हैं। और अशुद्धियाँ पेड़ी में बैठ जाती हैं और इस विधि द्वारा जो है लेड कापर और जो है जिंक धातुओं का जो है शोधन किया जाता है। तीसरा है चुंबकीय पृथक्करण विधि। इस विधि द्वारा जब यदि किसी अयस्क में चुंबक की अशुद्धियाँ होती हैं तो हम चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करते हैं और इस विधि द्वारा चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों को जो है क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों को अलग किया जाता है। तो इसमें जो है दो मैग्नेटिक रोलर होते हैं, जो एक बेल्ट की सहायता से जो है जुड़े होते हैं। दो मैग्नेटिक रोलर होते हैं जिनको जो है हम एक बेल्ट की सहायता से जोड़ देते हैं और ऊपर से जो है अयस्क ऊपर से जो है गिराया जाता है। जब ऊपर से अयस्क गिराया जाता है तो जो भारी अयस्क होते हैं वे जो है पास में गिरते हैं और हल्के अयस्क जो होते हैं कुछ दूर गिरते हैं। तो जो पास में गिरते हैं उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं और जो पास दूर गिरते हैं उन्हें हम जो है चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इस विधि द्वारा जो है चुंबकीय पदार्थ, इस विधि द्वारा लेड और जो है फिर आयरन का अयस्क फेरिक ऑक्साइड और जो है लेड टीन स्टोन आदि अयस्कों का जो है सांद्रण किया जाता है। तो ध्यान देंगे चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या होती है। जब चुंबक नाम से ही मालूम है कि जब किसी अयस्क में जो है चुंबक की अशुद्धियाँ होती हैं तो हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि में क्या होता है कि चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों को जो है अलग किया जाता है। तो इसको अलग करने के लिए क्या करते हैं, दो मैग्नेटिक चुंबकीय रोलर होते हैं, दो मैग्नेटिक रोलर होते हैं जिनको एक बेल्ट की सहायता से जो है जोड़ देते हैं और जब उनको अयस्क गिराते हैं तो ये चारों तरफ से जो है घूमते रहते हैं और जो भारी अयस्क होते हैं वे जो है पास में गिर जाते हैं जिनको हम अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं और जो हल्के अयस्क होते हैं वह दूर घूमते हैं जिनको जो है चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इस विधि द्वारा जो है हम फेरिक ऑक्साइड और टीन स्टोन आदि अयस्कों का हम सांद्रण करते हैं। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा जो है फेरिक ऑक्साइड और जो है टीन स्टोन आदि अयस्कों का हम सांद्रण करते हैं। तीसरा होता है निस्तापन। निस्तापन क्या है? निस्तापन जब हम सांद्रण करने के बाद अयस्क को जो है कम गलनांक के जो है ताप पर गर्म करने पर जलवाष्प, अशुद्धियाँ जलवाष्प, हाइड्रेशन आदि के रूप में जब बाहर निकलती हैं तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम का ऑक्साइड, एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड का जब हम निस्तापन करते हैं तो इसमें से जो है जल बाहर निकल जाता है Al2O3 + 2H2, वो इसमें जल हाइड्रेशन के रूप में बाहर निकल जाता है। तो हम कह सकते हैं कि निस्तापन क्या होता है कि जब किसी भी अयस्क, जब किसी जो है अशुद्ध अयस्क को जो है कम गलनांक के जब ताप पर जब गर्म करते हैं तो जो अशुद्धियाँ जल के रूप में, जलवाष्प के रूप में या जो है नमी के रूप में जो बाहर निकलती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क जो है बॉक्साइड है, इसका जब हम निस्तापन करते हैं तो यह एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में होता है और जल जो है बाहर निकल जाता है। तो जब किसी भी अयस्क में से जो है जल को बाहर निकालने की क्रिया को ही हम क्या कहेंगे, निस्तापन कहेंगे। चौथी प्रक्रिया होती है जिसको हम भर्जन कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब किसी निस्तापित अयस्क को जो है
कम गलनांक के अधिक ताप पर या एक नियंत्रित ताप पर जब गर्म करते हैं तो जो है अशुद्धियाँ जो है बाहर निकलती हैं, तो इस क्रिया को हम भर्जन कहते हैं। मतलब जब निस्तापित अयस्क को कम अधिक गलनांक के ताप पर या एक नियंत्रित ताप पर गर्म करने पर जो अशुद्धियाँ बाहर निकलती हैं उसे हम क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं, उसे भर्जन कहते हैं। या और यह क्रिया जो होती है वह वात्याभट्ठी में होती है, वात्याभट्ठी में होती है, और जिसमें यह क्रिया जो होती है परावर्तनी, एक क्रिया जो होती है वह परावर्तनी भट्ठी में होती है। और इसमें होता क्या है कि इसमें जो है सल्फर और जो है सल्फर के यौगिक और जो है आस्केनिस ऑक्साइड जो है अशुद्धियों के रूप में जो है बाहर निकलते हैं। तो हम जैसे कापर का मुख्य अयस्क जो है कापर पैराइट को ऑक्सीजन के साथ जब गर्म करते हैं, ऑक्सीजन के साथ जब गर्म करते हैं तो यह टूट जाता है क्यूपरस सल्फाइड, फेरस सल्फाइड प्लस सल्फर डाई ऑक्साइड। इसको जब बराबर करते हैं तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं, तो ये 2 हो गया, ये 2 4, सल्फर की संख्या 4 है तो 2 और 2 3 1 4। तो ये जो है क्या बना, क्यूपरस सल्फाइड। अब क्यूपरस सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ जब गर्म करेंगे तो बनेगा क्यूपरस ऑक्साइड और सल्फर डाई ऑक्साइड। इसको बराबर कर लेते हैं तो यहाँ पर कापर की संख्या 2 है तो यहाँ पर 4 हो गया, सल्फर यहाँ 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 कर देंगे और यहाँ पर 3। तो ये हो गया क्यूपरस ऑक्साइड। इसी तरह हम फेरस सल्फाइड को करते हैं। फेरस सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ जब गर्म करेंगे तो ये बन जाएगा फेरस ऑक्साइड प्लस सल्फर डाई ऑक्साइड। ये जो है मतलब हम कह सकते हैं कि भर्जन क्या है। भर्जन की क्रिया वो होती है कि सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड अयस्क में बदलने की क्रिया को ही हम जो है क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। मतलब सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड अयस्क में बदलने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। यह क्रिया जो है परावर्तनी भट्ठी में जो है होती है और इसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं वह सल्फर डाइऑक्साइड और आस्केनिस के रूप में जो है बाहर निकलती हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे, ये इसमें अशुद्धियाँ जो होती हैं वह सल्फर डाइऑक्साइड और जो है आस्केनिस ऑक्साइड के रूप में जो है बाहर निकलती हैं। SO2 और यहाँ पर आस्केनिस प्लस 3O2 आस्केनियस ऑक्साइड, ये आर्सेनियस ऑक्साइड। अशुद्धियाँ जो होती हैं सल्फर डाइऑक्साइड और आर्सेनियस ऑक्साइड के रूप में जो है बाहर निकलती हैं। ये जो है क्रिया जो है भर्जन की थी, ये क्रिया जो है परावर्तनी भट्ठी में होती है। इसमें अशुद्धियाँ जो है सल्फर डाइऑक्साइड और जो है आर्सेनियस ऑक्साइड के रूप में बाहर निकलती हैं। अब इसके बाद हम अगला जो है पढ़ेंगे प्रगलन क्या है। 5वां स्टेप होता है इसका प्रगलन। प्रगलन में क्या होता है, जब भर्जित अयस्क को प्रगलन 5वां है। प्रगलन क्या है, जब भर्जित अयस्क को कोक और सिलिका मिला के कोक प्लस सिलिका मिला के उस ताप पर गर्म करने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, प्रगलन कहते हैं। मतलब जब भर्जित अयस्क को कोक और सिलिका मिला के उस ताप पर गर्म करने की क्रिया को हम प्रगलन कहते हैं। यह क्रिया जो होती है वह वात्याभट्ठी में होती है और इतने ताप पर जो है गर्म करते हैं कि धातुएं इसमें जो है पिघल जाए। इसमें जो है धातुएं पिघल जाती हैं और धातुओं को पिघलने के लिए यहाँ पर एक चीज़ का प्रयोग करते हैं, गालक। गालक क्या होते हैं, गालक जो है अयस्कों में उपस्थित वे अशुद्धियाँ जिनको हम अयस्क में उपस्थित वे अशुद्धियाँ जिनको हम उस ताप पर गर्म करने पर सरलता से आसानी से बाहर निकल जाते हैं उसे हम गालक कहते हैं। और जो पदार्थ सरलता से बाहर निकलता है उसे हम धातु मल कहते हैं, धातु मल।
अब ये ध्यान देंगे गालक क्या होता है। गालक जो है अशुद्धियों में अयस्क में उपस्थित वे अशुद्धियाँ जिनको हम उच्च ताप पर जब गर्म करते हैं इसमें से अशुद्धियाँ बाहर निकल जाती हैं तो उसे हम गालक कहते हैं। और जो पदार्थ सरलता से आसानी से बाहर निकलता है उसे हम धातुमल कहते हैं। गालक जो है दो तरह के होते हैं। पहला आम्लीय गालक या पहला क्षारीय गालक, क्षारीय गालक और दूसरा जो है अम्लीय गालक। क्षारीय गालक और दूसरा अम्लीय गालक। क्षारीय गालक क्या होता है, जब किसी भी अयस्क में अम्लीय गालक की अशुद्धियाँ होती हैं तो हम जो है क्षारीय गालक का प्रयोग करते हैं। जब किसी भी अयस्क में अम्लीय गालक की अशुद्धियाँ होती हैं तो हम जो है क्षारीय गालक का प्रयोग करते हैं, जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब जब हम क्षारीय गालक का प्रयोग कब करेंगे, जब किसी भी अयस्क में क्षारीय गालक की अशुद्धियाँ हैं तो हम उसमें क्या करेंगे, अम्लीय गालक का प्रयोग करेंगे, जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट। अम्लीय गालक क्या है, जब किसी अयस्क में अम्लीय गालक की अशुद्धियाँ होंगी तब हम यहाँ पर किसका उपयोग करेंगे, क्षारीय गालक का प्रयोग करेंगे, जैसे सिलिका, जैसे इसका उपयोग करेंगे सिलिका। तो पहला हमने ध्यान देंगे कि क्षारीय गालक मिल जाएगा तो कैसे जो है अशुद्धियाँ बाहर निकलेंगी। तो ये ध्यान देंगे कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट को क्षारीय गालक के लिए प्रयोग करेंगे। मैग्नीशियम कार्बोनेट को जब हम सिलिका के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम सिलिकेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट को जो है सिलिका के साथ अभिक्रिया कराएंगे ये हो जाएगा कैल्शियम सिलिकेट और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। फिर इसी तरह अम्लीय गालक के लिए आप प्रयोग करेंगे। अम्लीय गालक के लिए जब हम फेरस ऑक्साइड को जो है सिलिका के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो फेरस सिलिकेट धातुमल। दूसरा कैल्शियम ऑक्साइड को सिलिका के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हो जाएगा कैल्शियम सिलिकेट, ये बनेगा धातुमल। तो एक क्षारीय और अम्लीय गालक के बारे में हम जानेंगे। गालक जो है वे पदार्थ होते हैं जब किसी अयस्क में कोई भी अशुद्धियों को जो है बहुत अधिक हम ताप पर जब गर्म करते हैं तो जो अशुद्धियाँ आसानी से बाहर निकल जाती हैं तो इस क्रिया को हम इसको हम गालक कहते हैं। और जो पदार्थ आसानी से बाहर निकलता है उसे हम धातुमल कहते हैं। ये दो तरह के हैं, क्षारीय गालक और अम्लीय गालक। जैसे क्षारीय गालक के बारे में बताया है कि जब किसी अयस्क में क्षारीय गालक की अशुद्धियाँ हैं तो हम अम्लीय गालक का प्रयोग करेंगे, जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट। और अम्लीय गालक का मतलब कि जब किसी अयस्क में अम्लीय गालक की अशुद्धियाँ हैं तब हम क्षारीय गालक का प्रयोग करेंगे, जैसे हम सिलिका या SiO2। अब हम यहाँ पर अगला पॉइंट पढ़ेंगे इसका लास्ट, धातुओं का शोधन। धातुओं का शोधन ध्यान देंगे, धातुओं का शोधन हम जो है कैसे करते हैं। तो धातुओं के शोधन करने के लिए हम विद्युत अपघटन विधि का प्रयोग करते हैं। धातुओं का शोधन, धातुओं का शोधन। धातुओं किसी भी अयस्क से हम जब धातुओं का शोधन करते हैं तो उसमें हम जो है विद्युत अपघटनी विधि का प्रयोग करते हैं। विद्युत अपघटनी विधि क्या होती है कि इस विधि में सबसे पहले अशुद्ध धातु की प्लेट एनोड का काम करती है और शुद्ध धातु की प्लेट जो है कैथोड का कार्य करती है। और यहाँ पर हमें ध्यान देंगे कि जो अशुद्ध धातु की प्लेट होती है वह धनायन का काम करती है और अशुद्ध धातु की जो प्लेट होती है वह ऋणायन का काम करती है। और जिस पदार्थ का हमें विद्युत धातु प्राप्त होता है उसका विद्युत अपघट्य के रूप में जो है हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। उसका जो है हम प्रयोग किसके लिए करते हैं, विद्युत अपघट्य के रूप में जो है करते हैं। तो जब विद्युत अपघट्य के रूप में जब इसका प्रयोग किया जाता है तो जो विद्युत अपघटन जब किया जाता है तो अशुद्धियाँ जो होती हैं वह एनोड के पर एकत्रित होकर जो है वेदी में बैठ जाती हैं और शुद्ध धातु जो होता है वह
कैथोड पर प्राप्त होता है। मतलब अशुद्धियाँ जो है इस पर प्राप्त होंगी, अशुद्धियाँ जो है कैथोड पर प्राप्त होंगी और शुद्ध धातु जो होता है वह एनोड पर प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर हमने बना दिया है। यहाँ पर हमें ध्यान देंगे, एक इनको जो है ये जो है आपके जो मोटी छड़ होती है ये जो है, और इस विधि द्वारा जो है हम कॉपर और एल्युमिनियम धातु का जो है निष्कर्षण करते हैं। तो यहाँ पर जो ये मोटी छड़ होती है, एक जो है अशुद्ध जो है कॉपर की प्लेट है, कॉपर की छड़ लिख लेते हैं, छड़ है, और ये जो पतली होती है इसको जो है शुद्ध जो है कॉपर की छड़ कहते हैं। अब इसमें जो है जिस धातु जिस यौगिक का धातु हमें प्राप्त करना होता है उसका भी यहाँ पर कर लेते हैं। जैसे हमको कॉपर का प्राप्त करना है तो हम कॉपर सल्फेट का विलयन ले लेते हैं जब, और ये जो इनको जो है एक अलग इलेक्ट्रोड, तो जो ये अशुद्ध कॉपर की जो प्लेट होती है ये जो है ऋणात्मक का काम करती है, और जो शुद्ध कॉपर की जो प्लेट होती है पतली, ये धनात्मक का काम करती है। जब विद्युत अपघटन करते हैं तो जो अशुद्धियाँ होती हैं वह जो है पेदी में बैठ जाती हैं, अशुद्धियाँ जो है पेदी में बैठ जाती हैं, और इस विधि द्वारा 99.96% जो है शुद्ध कॉपर धातु प्राप्त किया जाता है। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले जब हमें कॉपर धातु के कॉपर सल्फेट के विलयन से हमें कॉपर धातु प्राप्त करना होता है, तो सबसे पहले जो है एक विद्युत अपघटन में जो है सबसे पहले करते क्या हैं कि शुद्ध कॉपर की प्लेट जो होती है आपका शुद्ध कॉपर की प्लेट जो है कैथोड का कार्य करती है, और अशुद्ध कॉपर की प्लेट जो होती है वह एनोड का कार्य करती है। इनको दोनों को जो है हम एक तार से जोड़कर जब विद्युत कॉपर सल्फेट के विलयन का जब विद्युत अपघटन करते हैं तो जो कॉपर धातु होती है वह कैथोड पर प्राप्त होती है, कैथोड पर जो है प्राप्त होती है, और अशुद्धियाँ जो होती हैं वह पेदी में जो है भारी होकर बैठ जाती हैं। इस विधि द्वारा 99.96% जो है शुद्ध कॉपर धातु प्राप्त किया जाता है। तो धन्यवाद, जो है एक पॉइंट आप यहाँ तक समाप्त हो गया।